हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो आज हमारा थर्ड लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम करेंगे एनर्जी। इससे पहले हमने 2 लेक्चर किया है। हमने फर्स्ट लेक्चर में वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था कि वर्क डन फिजिक्स में क्या होता है, और सेकेंड लेक्चर में हमने कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर बात किया था। जो बेसिक लेक्चर था, आपको कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और वर्क डन एटलीस्ट ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, तब आप जाकर एनर्जी में आगे बढ़ सकते हो, तब आप एनर्जी को समझ सकते हो। देखो, आज के लेक्चर में हम करेंगे एनर्जी एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो फिलहाल एनर्जी शुरू कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम करेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी में सिर्फ एक एनर्जी, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी, उसका डेरिवेशन, उससे रिलेटेड कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स एंड वर्क एनर्जी थ्योरम देखते हैं। अगर वो हो जाता है तो आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो एनर्जी, सबसे पहले तो ये एनर्जी क्या है और ये एनर्जी होता क्या है, किस तरह समझना है। तो एनर्जी को इस तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे समझो हम वर्क करते हैं या फिर आप वर्क कर रहे हो। तो जब आप वर्क करते हो तो आप वर्क तभी कर सकते हो जब आपके बॉडी में कुछ एनर्जी है। मतलब ये वर्क और एनर्जी ये दोनों इंटर रिलेटेड है। जैसे सपोज़ मेरे बॉडी में अभी कोई एनर्जी नहीं है, देन हम बोल सकते हैं दैट आई विल नॉट बी डूइंग एनी वर्क, या फिर आई एम नॉट बी एबल टू डू एनी वर्क। मैं काम नहीं कर पाऊँगा अगर मेरे बॉडी में एनर्जी नहीं होगा। तो उसी तरह से एनर्जी कितना स्टोर है बॉडी में, वो डिफाइन करने के लिए हम वर्क को यूज़ करते हैं। तो एनर्जी इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। अगर आप वर्क कर रहे हो दैट मीन्स आपके बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर है। हम वर्क को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं दैट अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, सपोज़ हम एक बहुत बड़ा सा पत्थर है या बहुत बड़ा सा एक टेबल है, हम उस टेबल को पुश कर रहे हैं और उस टेबल को पुश करने के टाइम जो एनर्जी खर्च हुआ दैट इज़ डिफाइंड एज वर्क। कितना काम हुआ तो वो काम हो जाएगा एनर्जी के बराबर। आपने जितना एनर्जी खर्च किया उस टेबल को पुश करने में, ओके, दैट विल बी डिफाइंड एज वर्क। और एनर्जी क्या है, एनर्जी और वर्क क्या है, दोनों इंटर रिलेटेड है। आप काम करते हो, आप थक जाते हो, थकते क्यों आप, क्योंकि एनर्जी खर्च होता है। या फिर हम कह सकते हैं वर्क को मैंने 2 तरीके से समझाया था। वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है, उसी तरह से एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। छोटे छोटे पॉइंट्स आप बीच बीच में लिख सकते हो। देखो, एनर्जी और वर्क दोनों का एसआई यूनिट सेम होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। कोई इंसान कितना काम कर सकता है उसके एनर्जी से डिफाइन कर सकते हैं हम। एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। अब एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है, तो फटाफट सब कुछ लिखते चले जाओ। तो फर्स्ट पॉइंट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। SI unit of energy, that is same as SI unit of work, which is equal to joule. Joule represented by capital J. So energy is defined as ability to do work. Its SI unit is joule. Number 2, it is a scalar quantity. ओके, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब जूल क्या होता है, जूल का डेफिनेशन याद है। जूल क्या होता है, जैसे देखो, वर्क डन, वी डिफाइंड वर्क एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसे एफ एस कॉस थीटा होता है, बट क्योंकि हम सिर्फ यूनिट देखने वाले हैं तो कॉस थीटा हटा दो। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट है मीटर। सो 1 न्यूटन मीटर, इसी 1 न्यूटन मीटर को विल बी कॉलिंग इट एज 1 जूल। 1 न्यूटन मीटर इज नोन एज 1 जूल। गॉट इट। अब 1 जूल को डिफाइन कैसे करेंगे हम, 1 जूल को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं 1 मीटर, या फिर अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं 1 न्यूटन का किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से फोर्स लगा करके 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से इस पोजीशन तक डिस्प्लेस हो जाता है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऑब्जेक्ट का, ये है डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर। तो फोर्स लगा 1 न्यूटन का और 1 न्यूटन से जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ 1 मीटर का, दिस वर्क इज नोन एज, जितना वर्क किया गया होगा इसको डिस्प्लेस करने में 1 मीटर से 1 न्यूटन के फोर्स के थ्रू, तो ये हो जाएगा आपका 1 जूल। इस तरह से आप 1 जूल को डिफाइन कर सकते हो। तो एनर्जी में तो इतना ही बात है, और इसमें टाइप्स ऑफ एनर्जी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आपको समझना होगा एनर्जी क्या होता है, एनर्जी को फील करना पड़ेगा आपको। एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। आप काम कर रहे हो मतलब आपके अंदर एनर्जी है, आप काम नहीं कर पा रहे हो मतलब आपके अंदर एनर्जी नहीं है। और ये छोटी छोटी बातें, स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट जूल होता है, एंड ऑल दिस थिंग्स। अब बढ़ते हैं आगे हम टाइप्स ऑफ एनर्जी में। टाइप्स ऑफ एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी,
मैकेनिकल एनर्जी। देखिए मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, कोई भी मैकेनिकल वर्क करने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है दैट इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। एक सेकेंड मैं कैमरा देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। नाउ मैकेनिकल एनर्जी, देखो किसी भी मैकेनिकल वर्क करने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अब हमारे पास दो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हैं। फर्स्ट वन इज़ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, हम पूरा डिस्कशन आज हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। फर्स्ट इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड वन इज़ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, याद है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैंने क्या कहा था सेकेंड लेक्चर में? कंजर्वेटिव फोर्सेस और पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड हैं, तो इनको समझेंगे अगले लेक्चर में। आज हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बात करेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है? कुछ काम करने के लिए, कुछ मैकेनिकल वर्क करने के लिए, जैसे मैकेनिकल वर्क होता है क्या है, जैसे बाल्टी से कुएं से पानी निकालना रस्सी के थ्रू, रस्सी खींच करके बाल्टी से पानी निकालना, या फिर साइकिलिंग करना, वो भी मैकेनिकल वर्क है, या फिर दौड़ना चलना, ये सब मैकेनिकल वर्क है। ठीक है, कुछ काम आप कर रहे हो तो मैकेनिकल वर्क है। साइकिलिंग करना वो भी एक मैकेनिकल वर्क है। तो उस वर्क में आपने क्या क्या एनर्जी यूज़ किया है, या वो पोटेंशियल एनर्जी है या फिर वो काइनेटिक एनर्जी है, तो ये एनर्जीज कहलाते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ऐसे मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ दिस टू फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे एक ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से फेंक रहे हो, ठीक है, एक बॉल है, आप ऊपर छत पर चले गए और उसको फेंक दिए, तो फेंकने के टाइम उस बॉल में कुछ एनर्जी स्टोर होगा। जब वो ऊपर पे रहेगा तो बॉल के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी होता है, जब वो धीरे धीरे नीचे आता है तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी उसका घटता जाता है और काइनेटिक एनर्जी उसका बढ़ता जाता है। तो ये सब सीखेंगे किस तरह होता है। तो बस आपको यहाँ पे ये समझना है दैट जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैं काइनेटिक एनर्जी को के से लिख रहा हूँ, और पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिल करके मैकेनिकल एनर्जी बनाता है। मैकेनिकल एनर्जी कहाँ यूज़ होता है, किस तरह यूज़ करते हैं? तो किसी भी मैकेनिकल वर्क को करने के लिए जो एनर्जी यूज़ होगा दैट इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। या सिंपली आप डिफाइन, अगर डेफिनेशन एग्जामिनेशन में आ जाए तो आप लिखना दैट मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ, this is the sum of kinetic and potential energy, kinetic and पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स इट। इतना ही लिखना है आपको। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, एक और बात, ये देखो काइनेटिक एनर्जी दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इन दोनों का, क्योंकि हम देख चुके हैं एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता है दैट इज जूल, तो क्योंकि ये दोनों भी फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है तो इसका भी ऐसा यूनिट जूल होगा और इसका भी ऐसा यूनिट जूल होगा। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी हम एनर्जी के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो चाहे एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो उसका ऐसा यूनिट चेंज नहीं होने वाला। एनर्जी आपका मान लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, या साउंड एनर्जी है, कोई भी एनर्जी है, तो आप सारे एनर्जीज को जूल में ही कंसिडर करोगे, क्योंकि ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जितने भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वह नॉन मैकेनिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या नॉन इलेक्ट्रिकल हो, हीट एनर्जी हो, कुछ भी हो, तो हम हमेशा एनर्जी का यूनिट याद रखेंगे, जूल्स होता है। और वर्क का यूनिट सेम होता है, ठीक है, वर्क का यूनिट और एनर्जी का यूनिट सेम होता है, क्योंकि वर्क एग्जैक्टली क्या है, वर्क हम जब करेंगे तो तभी करेंगे जब हमारे बॉडी में एनर्जी होगा। तो एग्जैक्टली जो वर्क हम करते हैं वही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल कहलाता है वो, या फिर हमारे पास जो एनर्जी है हम उसी एनर्जी को यूज़ करके काम करते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं 1 जूल। मतलब कि वर्क और एनर्जी दोनों का ऐसा यूनिट बिल्कुल सेम है, अलग अलग नहीं है। वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है और एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। एनर्जी में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। ये सब बेसिक बातें हैं, आपको अब तक तो समझ आ ही गया होगा ये सब। तो मैकेनिकल एनर्जी है सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। हम आज शुरू करेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आज हम शुरू करेंगे और समझेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या है, किस तरह से डिफाइन किया जाता है और क्या क्या है इसमें, इसके अंदर और भी बहुत सारी बातें हम इसको देखने वाले हैं। तो आज का जो मेन लेक्चर है वो यहीं से शुरू है, काइनेटिक एनर्जी। इसका डेरिवेशन भी हम देखने वाले हैं आगे। सो विल राइट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे के से। कई बुक्स में अलग अलग सिंबल्स होता है, फिलहाल के लिए हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे के से।
ठीक है। 1 जूल ऑफ एनर्जी को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई बॉडी 1 जूल काम कर सकता है तो उसका एनर्जी 1 जूल होगा। इफ अ बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग 1 जूल ऑफ वर्क देन द एनर्जी स्टोर्ड इन दैट बॉडी इज नोन एज इज विल बी कॉल्ड एज 1 जूल, विल बी डिफाइंड एज 1 जूल और विल बी कॉल्ड एज 1 जूल। ये आप अपने से चेंज करके लिख सकते हो, सिंपल सा डेफिनेशन है यहाँ पे। नाउ काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी को हम थोड़ा समझेंगे, क्या है काइनेटिक एनर्जी। आपको मेरे हाथ में ये मार्कर दिख रहा होगा, ये मार्कर फिलहाल रेस्ट पर है। अगर इसी मार्कर को मैं फेंक करके आपको मारूं, सॉरी मैं आपको मार नहीं सकता, बट अगर मैं यहाँ पे मेरे सामने कोई है और इस मार्कर को फेंक कर मैं उसे हिट करूं तो सामने वाले को चोट लग सकता है, ठीक है। अब ये बताओ क्या ये मार्कर अगर रेस्ट पर है तो क्या ये किसी को चोट पहुँचा सकता है, या फिर अगर इसे हम रेस्ट पर इस तरह से जाकर अपने सर पर रख दें इस तरह से, या फिर आपके ऊपर ही हम इस तरह से सर पर रख दें तो क्या ये मार्कर आपको चोट पहुँचा सकता है? आंसर है नो, ये मार्कर आपको चोट नहीं पहुंचा सकता है। रीज़न है कि इस मार्कर में अभी कोई एनर्जी नहीं है। जब मार्कर रेस्ट पर है तो इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, बट जैसे आप इस मार्कर को उठाते हो और तेज़ी से फेंक कर किसी की तरफ मारते हो तो सामने वाला बंदा को चोट लग सकता है, क्योंकि अब उस मार्कर में एनर्जी स्टोर हो गया है। तो ऐसा एनर्जी जो पार्टिकल के या ऑब्जेक्ट के मोशन से उस बॉडी में स्टोर हो जाए, मोशन के कारण उस बॉडी में स्टोर हो जाए, उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम किसी छत पर है, किसी के छत पर है या अपने ही छत पर है यहाँ पे, और यहाँ से हमने एक बॉल को इस तरह से गिराया, ये बॉल नीचे आएगी, ठीक है, इस तरह से हमने गिराया। और आपका फ्रेंड यहाँ पे है जस्ट उसके नीचे वाले फ्लोर में, ये यहाँ पे खड़ा है इस तरह से, ये बॉल इसके सर पे गिरेगा। फर्स्ट फ्लोर में ही है वो, जिस फ्लोर में आप हो उसी फ्लोर में जस्ट उसके नीचे है, तो ये बॉल आपके इस फ्रेंड के ऊपर गिरेगा। तो हो सकता है आपके फ्रेंड को ज़्यादा चोट ना लगे, ज़्यादा चोट लगे कभी नहीं, और ये ऑब्वियस ये बात है। जैसे हम इस मार्कर को यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं और हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉप किए, मेरे हाथ में ये गिरा तो मैंने इसे पकड़ लिया और मेरे हाथ में जब ये गिरा तो मुझे ज़्यादा चोट लगा नहीं। अब देखो कहानी क्या है, कोई और तो आपका कोई और फ्रेंड है जो बिल्कुल ग्राउंड पे खड़ा है, ये आपका 20th फ्लोर है, मतलब 20वीं मंजिल पे आप हो, और कोई फ्रेंड आपका है बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे, यहाँ पे वो खड़ा है। अब इसे नहीं पता ऊपर से कुछ गिरने वाला है, तो ऊपर से ये बॉल आपने सिर्फ ड्रॉप किया, आपने फेंका नहीं है, आपने इस तरह से फेंका नहीं है। फेंकने का क्या मतलब है कि आप फोर्स लगाकर नीचे इस तरह से फेंक रहे हो, आपने फेंका नहीं है। वो भी काम हम कर सकते हैं, बट हम सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे देखना, मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क करने पे भी कितना ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो जाता है। हमने क्या किया, हम बस ऊपर गए और हम इसको सिंपली ड्रॉप कर रहे हैं, सिंपली ऐसे सिंपली ड्रॉप कर रहे हैं। अब सिंपली जब आप ड्रॉप करोगे तो आपने फोर्स कुछ लगाया नहीं है ना, तो उस केस में तो और भी कम चोट लगने के चांसेस है। फोर्स लगा सकते हो आप, कोई बात नहीं, बट हम सिंपल केस समझ रहे हैं। तो आपने सिर्फ ड्रॉप किया तो ये बॉल धीरे धीरे ऊपर से ये नीचे आने लगा। जैसे ये इसके पास आएगा और इसके सर पे जैसे लगा तो भाई इसको बहुत ज़ोर से चोट लगेगी, बहुत ज़ोर से, बहुत तेज़ चोट लगेगा इसको। क्यों ऐसा हुआ, क्यों? देखो ग्रेविटेशन में आपने पढ़ चुका है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है ऊपर से तो इसका वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करता है, लगातार इंक्रीज करता है। मैंने अभी आपको बताया जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाता है जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक का मतलब ही होता है, काइन मतलब होता है मोशन। काइनेमेटिक्स हमने पढ़ा था ना, काइनेमेटिक्स में काइन क्या होता है, काइन मतलब मोशन, मेटिक्स मतलब मोशन का स्टडी, मैथमेटिक्स, मेटिक्स मतलब कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स जो मोशन के दौरान हम कैलकुलेशंस को यूज़ करते हैं, दैट इज़ काइनेमेटिक्स। लेकिन यहाँ पे काइनेटिक है, काइन का मतलब होता है मोशन। तो जो भी ऑब्जेक्ट काइन में रहे मतलब मोशन में रहे उसमें किस तरह का एनर्जी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अब ये देखो ये ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा था तो इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी लगातार बढ़ता गया क्योंकि ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगातार नीचे की तरफ लग रहा है, फोर्स लगातार नीचे की तरफ लग रहा है, या फिर समझ लो ग्रेविटी लगातार नीचे की तरफ लग रहा है। तो ऑब्जेक्ट लगातार बढ़ाता जा रहा है अपना स्पीड को, क्योंकि एक्सेलरेशन है ना पार्टिकल में, ऑब्जेक्ट में। तो लगातार जैसे जैसे इसका स्पीड बढ़ रहा है तो इसका काइन, मोशन, काइन मतलब मोशन, स्पीड बढ़ रहा है तो मोशन भी तेज होगा। अब मोशन तेज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा स्टोर होने लगेगा। तो यहाँ पे जो बंदा खड़ा है ना इसको बहुत तेज चोट लगेगा और ये बहुत ज़्यादा हर्ट फील करेगा। तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी। अब मान लो आप बहुत तेज़ी से ऊपर से फेंक रहे हो तो इनिशियली जब आप इसे ड्रॉप कर रहे थे तो आपका वेलोसिटी क्या था,
ज़ीरो था, ज़ीरो वेलोसिटी के साथ अपने ड्रॉप किया है, लेकिन फिर भी इसे चोट लग रहा है। ठीक है, चोट लगेगा, ऐसा नहीं कि उस चोट से ये मर जाएगा, नहीं, इसे चोट लगेगा। ठीक है, जिंदा रहेगा बट लगेगा चोट। चोट मतलब क्या कि कुछ एनर्जी स्टोर हो गया है तभी उसको चोट लगा। दूसरा चीज़ ये है कि मान लेते हैं कि आपने ड्रॉप नहीं किया है, आपने फोर्स लगाकर उस पार्टिकल को फेंका है। अब अगर आप फोर्स लगाकर इस पार्टिकल को फेंक रहे हो तो अब वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगा। वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड कुछ वेलोसिटी है इस बॉल के ऊपर, उस पार्टिकल के ऊपर। अब ये नीचे गिरना चालू किया, कुछ वेलोसिटी है। अब 10 मीटर से वेलोसिटी लगातार बढ़ेगा। देखो यहाँ से 0 से बढ़ रहा था, अब यहाँ 10 से बढ़ रहा है इनिशियली। अब इसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो जितना इफेक्ट यहाँ पे पड़ा है, जितना चोट इसे यहाँ पे लगा है, उससे ज़्यादा चोट उसे यहाँ पे अब लगेगा। इसको आप इमेजिन भी कर पा रहे हो कि नहीं? इमेजिन अगर नहीं हो रहा है तो आप एक्सपेरिमेंट कर लो, अपने फ्रेंड को बुलाओ घर और बोलो कि भैया एक काम करो, तुम चढ़ जाओ ऊपर और मैं नीचे ही रहूँगा, तो एक काम करना, ऊपर से एक पत्थर फेंको और वो मेरे सर के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये करना नहीं है आपको, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखना उसमें 2 बार उसको फेंकने के लिए बोलना है, एक बार सिर्फ ड्रॉप करने के लिए कहना और दूसरी बार उसे तेज़ी के साथ किसी फोर्स के साथ फेंकने के लिए कहना। देखना क्या होता है, ऐसा करना नहीं है। ओके, ठीक है, चलो अब काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कर लेते हैं, फटाफट डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका। सो एनर्जी पोसेस्ड, एनर्जी पोसेस्ड, स्पेलिंग सही है ना पोसेस्ड का? एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, by virtue of its motion. This is known as kinetic energy. So energy possessed by an object by virtue of its motion. Energy possessed by an object by virtue of its motion is known as kinetic energy. इसका ज़रा फॉर्मूला देख लेते हैं. So kinetic energy is equal to half mv². ये होता है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का. ठीक है, अब देखो किस पे की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा है. काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले तो मास पे डिपेंड कर रहा है. देखो ये 1/2 ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा. ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, डिपेंड कर रहा है वेरिएबल मास पे और एक और वेरिएबल है वेलोसिटी पे. याद रखना है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv². m इज द मास, m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, mass of the object, and v is the velocity of the object, velocity of the object. m is the mass of the object, v is the velocity of the object. So kinetic energy is defined as the energy possessed or the energy possessed by an object by virtue of its motion. motion के कारण जो एनर्जी स्टोर होगा that is kinetic energy. अब यहाँ पे फर्स्ट थिंग देखो, ये काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे कर रहा है वो देख लेते हैं. सबसे पहले तो ये डिपेंड कर रहा है मास पे, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. इसका क्या मतलब हुआ, देखो अगर हम मास को बढ़ा देते हैं, अगर हम मास को बढ़ा देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा. मास को बढ़ा देंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा. एग्जाम्पल, सपोज हम मास को m से 2m कर रहे हैं, मतलब मास डबल कर दे रहे हैं. मास को m से 2m कर दे रहे हैं, तो हम देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है मास से. तो जितना मास बढ़ेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. मान लो मास डबल हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगा. तो काइनेटिक एनर्जी पहले के टाइम से 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा. जिस फैक्टर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब है दैट जिस फैक्टर से ये वाला टर्म बढ़ेगा उसी फैक्टर से ये वाला टर्म बढ़ेगा. ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. काइनेटिक एनर्जी मास बढ़ा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. अगर मास घटा तो उसी फैक्टर से काइनेटिक एनर्जी भी घट जाएगा. सोच कर देखो ना ज़रा, आप ऊपर से एक छोटा सा पत्थर गिरा रहे हो तो मास कम है उस पत्थर का, मास कम है मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी भी कम स्टोर किया गया होगा, कम स्टोर हुआ होगा. अब तुम उसी पत्थर के जस्ट डबल मास का पत्थर लेकर आ रहे हो, मतलब पहले तुमने ये लेकर आया, उसके बाद तुम बड़ा सा पत्थर लेकर आ रहे हो, तो उसका मास बढ़ गया ना. अब मास बढ़ गया तो ऊपर से जब उसे ड्रॉप करोगे तो उसमें ज़्यादा चोट लगेगा ना, ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगा उसमें. तो जैसे आप मास बढ़ाओगे उसी फैक्टर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जैसे आप मास घटाओगे उसी फैक्टर से काइनेटिक एनर्जी भी घटेगा. तो ये इसका मतलब है मास बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ा.
ठीक है, और मास घटाने से काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा। दूसरा चीज़ देखो यहाँ पे क्या है, किस फैक्टर से डिपेंड कर रहा है, अब काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी पे। अगेन काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन था, m एक बढ़ा काइनेटिक एनर्जी एक बढ़ेगा, ये 2 बढ़ा ये भी 2 बढ़ेगा, ये 3 बढ़ेगा ये भी 3 बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे केस अलग है, आप वेलोसिटी को जितना बढ़ाओगे उसके दुगने रेट से ये बढ़ेगा। जैसे मान लो हम वेलोसिटी को 2 गुना बढ़ा दे रहे हैं, वेलोसिटी 2 गुना बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो v का स्क्वायर है ना, v का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो अगर आप काइनेटिक वेलोसिटी को डबल कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। उसी तरह से अगर हम वेलोसिटी को 3 गुना बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितना गुना बढ़ जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा, 9 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम वेलोसिटी को 4 गुना बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितना गुना बढ़ेगा, ये बढ़ जाएगा 16 टाइम्स, ये बढ़ जाएगा 16 टाइम्स। तो ये डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पे। आप जितना ज़्यादा मास बढ़ा रहे हो उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जितना ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ा रहे हो उसके दुगने रेट से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। सोच कर देखो, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से 0 वेलोसिटी के साथ फेंका गया था तो क्या वो 0 वेलोसिटी के साथ हिट किया था नीचे वाले इंसान को? नहीं, उसका वेलोसिटी बढ़ गया था। अब जब तुम वेलोसिटी बढ़ाकर फेंक रहे हो, मतलब इनिशियली तुम फोर्स लगाकर उसे फेंकते हो, तो वेलोसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी उसका डबल रेट से बढ़ेगा। जितना भी वेलोसिटी बढ़ जाए, वेलोसिटी 2 गुना हो जाए काइनेटिक एनर्जी 3 गुना हो जाएगा, वेलोसिटी 4 गुना हो जाए काइनेटिक एनर्जी 16 गुना हो जाएगा। ये सब देख रहे हो, क्योंकि स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है वो। तो काइनेटिक एनर्जी 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, याद रखना इसे। क्या क्या फैक्टर्स है? तो फॉर्मूला में ही आपको फैक्टर्स दिखाई पड़ रहा होगा। एक फैक्टर है इसका मास और दूसरा फैक्टर है इसका वेलोसिटी। जस्ट अ सेकेंड, रेड पेन मेरा कहाँ चला गया, 1 सेकेंड रुकना। चलो रेड पेन कहीं और है। एनीवेज, सो ये आई थिंक समझ आ रहा होगा सबको। चलिए पहले इतना कॉपी कर लीजिए फटाफट, फिर आगे करते हैं। सो अब हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डेरिवेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन समझ लो। सो डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चलिए देखिए क्या करने वाले हैं, डेरिवेशन। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। समझना इसे। सपोज एक ब्लॉक है हमारे पास, ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक का मास हमने कंसिडर किया m। लेट अस सपोज ये ब्लॉक है m। अभी फ़िलहाल ये रेस्ट पर है, ये ब्लॉक फ़िलहाल रेस्ट पर है, मतलब इस ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी, या फिर हम मान लेते हैं ये ब्लॉक पहले से ही मूव कर रहा है। रेस्ट पर नहीं मानते, जनरल सिचुएशन ले लेते हैं। ये ब्लॉक मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में विद अ वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u। ये कंडीशन है, ध्यान से सुनना। हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास है m और ये इनिशियली किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है जिसे हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस ब्लॉक के ऊपर जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम एक फोर्स लगा देते हैं। आपको पता है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो तो वो ऑब्जेक्ट का स्पीड, अगर फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा, तो जब ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप समझ सकते हो कि इसका वेलोसिटी लगातार अब बढ़ने लगेगा। तो ये वेलोसिटी जब vu था तब एक फोर्स लगा। अब इस फोर्स के कारण वेलोसिटी लगातार बढ़ने लगा और वेलोसिटी बढ़ करके कुछ टाइम के बाद ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो गया v, फाइनल वेलोसिटी। मान लेते हैं कि ये सारा जो प्रोसेस हुआ है, ये प्रोसेस होने में मतलब वेलोसिटी u से v तक चेंज करने में t टाइम लगा। टाइम कितना लगा? t। कहाँ से कहाँ तक? u से v, वेलोसिटी u से v जब चेंज हुआ तो कितना टाइम लगा? t। अब यहाँ देख पा रहे होगे आप, देख पा रहे होगे आप कि जो वेलोसिटी है वो इनिशियल से फाइनल में चेंज हो गया। जब भी वेलोसिटी का चेंज आता है तो हमेशा एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो जाता है, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम।
रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जब भी वेलोसिटी चेंज होगा एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये मान लेते हैं एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन कितना है a। अब देख पा रहे होगे आप कि ये बॉडी जो है वो डिस्प्लेस कर चुका है, ये बॉडी इस पोजीशन से इस पोजीशन तक डिस्प्लेस कर चुका है। तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, हम मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट है हमारा s। सारा फैक्टर समझ गए। फिर से एक बार सुनो, हमारे पास एक बॉडी रखा हुआ था, रखा हुआ नहीं था, हमारे पास एक बॉडी था, वो बॉडी मूव कर रहा था किसी इनिशियल वेलोसिटी u के साथ। हम उस बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहे थे। जब हम कुछ फोर्स लगाएं तो वो बॉडी अपना इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में चेंज हो गया और वेलोसिटी u से v बन गया। इसको u से v बनने में t टाइम लगा और डिस्प्लेसमेंट इसके ऊपर s हुआ, क्योंकि वेलोसिटी चेंज कर रहा है। तो हमारे पास हो गया एक्सेलरेशन a। अब यहाँ पे हम अपना डेरिवेशन शुरू करेंगे। चलिए देखिए डेरिवेशन क्या है। हम जानते हैं कि इसके ऊपर जो वर्क किया गया होगा, वर्क डन, आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, F डॉट S स्केलर प्रोडक्ट होता है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हम इसे लिख सकते हैं F/S cos थीटा। अब ज़रा ध्यान दो और बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है। ध्यान देना, आपने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया था, फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में था, हाँ या ना था। डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ है, हाँ या ना। फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी ऑब्जेक्ट का यहाँ से यहाँ हुआ, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना, थीटा हो गया 0 डिग्री। तो जब वर्क डन है वो हो जाएगा F/S cos 0 डिग्री। और cos 0 का वैल्यू हमेशा मैंने आपको बताया है, जब से मैं ये आप चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो मैंने बताया cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो हो जाएगा F इंटू S। कितना काम हुआ, तो F इंटू S। आपको पता है ना, जब भी कोई फोर्स लगे और उस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हो तो वहाँ पे होता है काम, वर्क डन। हम वर्क डन को इसी तरह से तो डिफाइन करते हैं। काम कब होगा, फोर्स लगाओ डिस्प्लेसमेंट हो जाए, फोर्स भी हो और डिस्प्लेसमेंट भी हो, तब क्या होगा, वर्क। तो यहाँ पे वर्क हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। अब यहाँ एक बात आपको समझना होगा, मतलब ये कि आपने वर्क किया होगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, सही बात है, आपने वर्क किया होगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तभी तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच गया, या फिर तभी तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी u से v हो गया। बिना काम किए ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं सकता था। अब वो वर्क चाहे कोई फोर्स कर रहा हो, चाहे कुछ एक्सटर्नल एजेंट कर रहा हो, वो बात की बात है, हम उस पर ज़्यादा में डिस्कस नहीं करेंगे, डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में मैंने आपको सिखा दिया है कि वर्क डन आप किस तरह से देखते हो, कौन कौन फोर्सेस के कारण देखते हो। यहाँ पे हम जनरल कंडीशन ले रहे हैं कि हमने कुछ काम किया, एक्सटर्नल एजेंट ने कुछ काम किया। एक्सटर्नल एजेंट मतलब क्या है, हम, एक्सटर्नल मतलब बाहर से हम काम कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल एजेंट ने कुछ काम किया, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जब काम हुआ तो कुछ एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ होगा ना। वर्क क्या होता है, वर्क एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। वर्क जब भी किया जाएगा तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, तो ये जो वर्क डन है वो एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो इस ब्लॉक में स्टोर हो जाएगा। सोच कर देखो, ये ब्लॉक जा रहा था, यहाँ पर तुम हो, वेलोसिटी बढ़ा, तुम खड़े हो, वेलोसिटी बढ़ा, वहाँ पे तुम यहाँ पे खड़े हो, ब्लॉक तुम्हें आके हिट करेगा, तुम्हें चोट लगेगा, मतलब ब्लॉक में कुछ एनर्जी है। कहाँ से आया एनर्जी, क्योंकि आपने फोर्स प्रोवाइड किया, फोर्स प्रोवाइड करने से क्या आया, डिस्प्लेसमेंट, मतलब वर्क हुआ है बॉक्स के ऊपर। तो तुम्हारा जो एनर्जी था, तुमने अपना एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया इस बॉक्स में। एनर्जी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, दिस इज पॉसिबल, एनर्जी इज ट्रांसफरेबल। आप जब काम करते हो तो एक ऑब्जेक्ट से ऊपर, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर कर, जैसे ये मान लो ये दीवार है, मैं इस दीवार को धक्का दे रहा हूँ बहुत टाइम से, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे, दिन भर 24 घंटे में इसे धक्का दे रहा हूँ, बट ये पूरा का पूरा दीवार यहाँ से मूव नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं थक जाता हूँ, है ना, मेरा एनर्जी डिसिपेट हो जाता है, खर्च हो गया, इसीलिए मैं थक गया हूँ। अब मेरे अंदर कोई एनर्जी बचा ही नहीं, मैंने इसे पूरे ताकत से धक्का मारा, लेकिन फिर भी ये मूव नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने जो एनर्जी ट्रांसफ़र किया इसमें, वो मेरा सारा का सारा एनर्जी डिसिपेट हो गया। हालांकि ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, फिजिक्स के क्रम में देखना तो ये कोई काम नहीं हुआ, लेकिन एनर्जी तो खर्च हुआ ना, सारा का सारा एनर्जी कहाँ चला गया। तो ये आप इस पूरे बॉक्स को, पूरे दीवार को धक्का दे रहे थे तो एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ, या फिर आप बहुत बड़े से पत्थर को धक्का मार मार के आगे ले जा रहे हो तो
आपका एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होता जा रहा है ना पत्थर पे, तभी तो वो आगे मूव कर रहा है, तो आपका सारा का सारा एनर्जी डिसिपेट हो गया। तो यहाँ पे जो वर्क हुआ है वो एनर्जी के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा। अब हम उसी एनर्जी को निकालेंगे। अब क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वेलोसिटी है, आपको पता है जब भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाता है, तो ये मूव कर रहा है तो कौन सा एनर्जी स्टोर होगा? काइनेटिक एनर्जी। अब हम निकालने वाले फोर्स का वैल्यू निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकालेंगे और इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। सो फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ हम कह सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। कह सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यस, इस वाले वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे। फिलहाल इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ऑल्सो ध्यान से देखना, वी नो दैट फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहाँ से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू s, इक्वेशन नंबर 3। देख रहे हो, हमारे पास फोर्स का वैल्यू आ गया, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ गया। हम दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग बोथ द वैल्यूज इन विच इक्वेशन? इन इक्वेशन नंबर 1। सो जब हम इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स हमारे पास है ma, फोर्स है ma एंड डिस्प्लेसमेंट है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। यहाँ से देखो ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन कैंसिल हो गया। दैट मीन्स जो वर्क डन हुआ है वो हुआ है m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब 2 को बाहर कर देते हैं, सो ये हो जाएगा वर्क डन, जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये वर्क आया। क्या ये वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है? क्योंकि हम काम कर रहे हैं, जब भी हम काम करते हैं तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, तो ये वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लिख लो, दिस वर्क डन, यहाँ लिख रहे हैं साइड में, दिस वर्क डन will be stored in the form of energy, and this energy is known as what? This energy is known as kinetic energy. Therefore work done के प्लेस पे हम लिखेंगे kinetic energy, क्योंकि ये पूरा का पूरा वर्क डन किस में स्टोर हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी में। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बच्चों दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। बट हम क्या देख रहे थे अभी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर देख रहे थे, वो भी कहाँ से आया वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। चलो ये तो हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। चलो जल्दी जल्दी फटाफट इसे कॉपी करो, हम उस पर आएंगे, हाफ m v स्क्वायर पे आएंगे। वो एक जनरल सिचुएशन है, वो कब होता है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले ये कर लो। कंप्लीट करो फटाफट। चलो हो गया फिनिश। चलिए अब ज़रा ध्यान दो, यहाँ पे एक और बात, यहीं से आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। ध्यान दो, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, ध्यान दो। पहले हम जनरल फॉर्म निकाल लेते हैं, उसके बाद इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। मान लो इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4, यहाँ से वर्क एनर्जी थ्योरम करेंगे हम लोग। अब जनरल फॉर्म देखो इसका, कहाँ से आया हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे मैं इसे मिटा रहा हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर कहाँ से आया ये आपको समझना है। अभी मान लेते हैं एक जनरल केस, जब इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी 0 था, मतलब ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पर था।
एक जनरल सिचुएशन मान लेते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो इसको मूव कराने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। जब आप फोर्स लगाओगे तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, मतलब आप काम कर रहे हो उसके ऊपर, तब ये मूव कर रहा है। तो जब इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का 0 है और फोर्स लगाने पे वेलोसिटी चेंज हो गया v 0 नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो गया, v 0 से कुछ हो गया वेलोसिटी। तो अब वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखो, उसे लिखेंगे हाफ m v² माइनस u²। बताइए u का वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इनिशियली रेस्ट पर है ऑब्जेक्ट, तो हाफ m v² माइनस 0, तो क्या आ गया फॉर्मूला, हाफ m v²। तो ये जो इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये इक्वेशन एक जनरलाइज इक्वेशन है जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा पार्टिकल का, तब जाकर हम बोल सकते हैं पार्टिकल के ऊपर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज द थिंग, समझ आ गया। चलो, तो ये हो गया डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब हम आते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम पे। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 ले लेना, पूरा मैं मिटाऊंगा, वहाँ से शुरू करूँगा फिर से। वर्क एनर्जी थ्योरम, चलिए मिटाएं। ये हो गया कंप्लीट आपका काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन, मतलब डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, वहाँ तक मत छोड़ना, जनरली एग्जामिनर आपसे यही पूछता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो बता देना कि हम जनरल सिचुएशन लिए थे कि कोई वेलोसिटी था, कुछ फाइनल वेलोसिटी था, वहाँ से हम एक कंडीशन लगाएं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पर है, उसके बाद हम हाफ एम वी स्क्वायर कर देते हैं। चलो, वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत ही आसान थ्योरम है ये वर्क एनर्जी थ्योरम, और जो मैंने अभी आपको समझाया है बस वही है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, कि जितना भी आप काम करते हो, वर्क डन, जो भी वर्क डन होता है, दैट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वो कैसे आया वो मैं बता रहा हूँ, वहाँ से इक्वेशन 4 यूज़ करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4। हेडिंग लगा लेना वर्क एनर्जी थ्योरम, एक सेकेंड, हेडिंग लगा लो वर्क एनर्जी थ्योरम। बस खत्म हो गया ये लेक्चर, लास्ट टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, देख रहे हो, वर्क को एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वही कहलाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो क्या है ये वर्क एनर्जी थ्योरम, लिख लो। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, जो मैं बता रहा हूँ वो लिखो, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। The total work done is equal to the change in kinetic energy। बस यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। चलो देखो, हम उस इक्वेशन को उठाते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही है। इसको अलग अलग करके लिखते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ, ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया था, यहाँ पे जो इक्वेशन था, ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया था, ये वर्क हुआ था तभी तो आया था। इससे पहले वाला इक्वेशन जो हमने यहाँ पे लिखा था, दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी के प्लेस पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, वर्क डन। तो वो इक्वेशन उठाएंगे हम, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। नाउ इसे अलग अलग करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब सुनो, ये जो वेलोसिटी है ये है फाइनल वेलोसिटी, और ये जो वेलोसिटी है ये है इनिशियल वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट के पास जब फाइनल वेलोसिटी होगा तो उस केस में ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्टोर होगा काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस, और ऑब्जेक्ट के अंदर अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो उसके अंदर स्टोर होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसको समझो, रटो मत। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्या ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बिल्कुल है। तो इसे हम लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यही होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका डेरिवेशन भी सेम उसी तरह से करना है, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन जैसा ही करना है। बस यहाँ पर जो वर्क डन का ये इक्वेशन आया था, यहाँ पे वर्क डन था, यहाँ से आपको इसको स्प्लिट करना है, यहाँ के बाद इधर आ जाना है। वर्क डन वो यहाँ पे जो इक्वेशन था वहाँ के बाद आपको ये कर देना है, दिस इज़ ओनली वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखो समझो, जब पार्टिकल इनिशियली यू वेलोसिटी के साथ चल रहा था, हम पूछें कि यहाँ पे एनर्जी कितना है पार्टिकल का, तो अभी भी एनर्जी कुछ ना कुछ तो होगा पार्टिकल का, क्योंकि पार्टिकल के पास वेलोसिटी है। जब भी पार्टिकल के पास वेलोसिटी होगा तब कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। अगर पार्टिकल रेस्ट पर है तो उस केस में उसके पास कोई एनर्जी नहीं होता। ठीक है, देखना पड़ेगा किस पोजीशन का एनर्जी पूछा गया है। तो क्योंकि ये क्योंकि इसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो इस पार्टिकल के पास एनर्जी होगा। इसे कहेंगे हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इनिशियल पोजीशन पे हम देख रहे हैं।
फाइनल पोजीशन पे पार्टिकल का वेलोसिटी v हो गया, पूछा इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो वो हो गया फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन पे इनिशियल वेलोसिटी के साथ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकलता है, फाइनल पोजीशन पे फाइनल वेलोसिटी के साथ फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकलता है। कितना काम हुआ, इन दोनों का चेंज निकाल लो, कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ। मान लो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 5 जूल और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकला 10 जूल, तो कितना काम किया गया, तो 10 जूल माइनस 5 जूल कितना आ गया, 5 जूल का काम हुआ है। चेंज निकालना है आपको, चेंज निकालना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा वहाँ पे काम कितना हुआ, वर्क डन हुआ 5 जूल। तो आप काम को काइनेटिक एनर्जी से भी निकाल सकते हो और काम को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके भी निकाल सकते हो। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि जो वर्क डन होता है हम उसे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकाल सकते हैं। अगर हम उसका चेंज निकाल लें तो काइनेटिक एनर्जी का, अगर हम काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाल लें तो हम वर्क डन एक्चुअली में निकाल पाएंगे। सो according to work energy theorem, the work done on an object is equal to the change in kinetic energy। यही होता है work energy theorem, ठीक है। नाउ एक एग्जांपल देखो, हम एक सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं कि एक पोजीशन है, पोजीशन ए, इस पोजीशन पे पार्टिकल रेस्ट पर है, इस पोजीशन पे पार्टिकल रेस्ट पर है, इसके ऊपर कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज ½ mv²। अब ये v सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे v लोगे या u लोगे। आपसे क्या पूछा है, ये इनिशियल पोजीशन का काइनेटिक एनर्जी ना, तो v के प्लेस पे आप क्या यूज़ करोगे, u, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। v से सिर्फ फाइनल वेलोसिटी मत समझना, v से आप समझना कि वो वेलोसिटी का स्क्वायर है उस पोजीशन पे। तो आपको इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो इसी पोजीशन का वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ रखो, क्या हो जाएगा, ½ इंटू m इंटू, और u तो 0 है तो 0 पुट कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 है। बट अगर हम दूसरा पोजीशन ले लें, पार्टिकल के ऊपर यहाँ पे फोर्स लगाएं, वेलोसिटी चेंज होकर 5v इज इक्वल टू कुछ वैल्यू हो गया, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगा, ½ mv²। आप ½ इंटू m इंटू 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ से कैलकुलेट करके निकालना तो काइनेटिक एनर्जी कुछ और निकल कर आएगा। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे 0 होता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट पर था, u 0 हो गया था, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया था, 0 हो गया था। उसी तरह से देखो, अगर हम इसे ब्रेक करें, ½ mv², ½ mu², ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पर था, तो इनिशियल पोजीशन तो पार्टिकल का ये है, देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये पोजीशन है, तो इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी 0, तो ये 0 हो गया, बचा क्या, ½ mv² जो हमने डिराइव किया था। तो ये चीज़ है वर्क एनर्जी थ्योरम और काइनेटिक एनर्जी, ये चीज़ है। इसको एक बार फटाफट देख लो, रिवाइज कर लो। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, 1-2 सिंपल क्वेश्चंस, उसके बाद रैप अप करेंगे। सो ये 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, सिंपल बेसिक क्वेश्चंस है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चंस जो इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस होता है वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फॉर्मूला समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। एक मास है, एक बॉडी है जिसका मास 40 kg हमें गिवन है। अब देखो ये बॉडी जो है ये मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है इस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। मैंने आपको बताया जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करे, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है, तो उस ऑब्जेक्ट के पास होगा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन ही वही है। वही चीज़ होता है काइनेटिक एनर्जी, जो मूव करे, जो पार्टिकल मूव करे, वही उसी के पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। तो सिंपली हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। देखो मास कितना है, इसका मास है 40 kg और v का वैल्यू कितना है, वेलोसिटी है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 15 का स्क्वायर से हो गया ½ 40 इंटू 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, ये हो गया 20, यहाँ से 20 इंटू 225 ये हो जाएगा जूल्स। कैलकुलेट कर लेना खुद से क्या वैल्यू है 20 इंटू 25, ठीक है। क्लियर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे सिचुएशन कुछ फिगर बना करके गिवन है, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगा और ये फोर्स 5 सेकंड तक लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे। क्वेश्चन को समझो ध्यान से, मैं लैंग्वेज यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। ये है एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 2 kg है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा है। अच्छा एक और बात, ये जो ऑब्जेक्ट है 2 kg ये पहले से ही किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, पहले ये रेस्ट पर नहीं था इनिशियली, ये किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। अब हमने क्या किया कि ये मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट पे हमने एक फोर्स लगा दिया, कितने टाइम के लिए
5 सेकंड के लिए। तो अगर ये ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है और ये पहले से ही मूव कर रहा था, तो जब फोर्स लगेगा तो इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा ना, तो वेलोसिटी बढ़कर हो गया 20 मीटर पर सेकंड। पूछ रहा है कि वर्क डन कितना होता है, तो वर्क डन निकालने के लिए हम पढ़ चुके हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम? अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, जो वर्क डन होता है दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कितना काम हुआ होगा, जितना काम इसका काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा, जितना चेंज इसके काइनेटिक एनर्जी में होगा उतना ही काम किया गया होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से चेंज होकर ये हो गया ना, तो कितना चेंज हुआ, ये काम करने के कारण ही चेंज हुआ होगा। तो ये हो गया हाफ mv² माइनस हाफ mu², फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हमेशा जब भी चेंज निकालो तो फाइनल माइनस इनिशियल निकालो, हमेशा फाइनल पोजीशन पे जाओ और फिर माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन ये है, तो यहाँ से हम ले सकते हैं हाफ m, कॉमन बच जाएगा v² माइनस u², कॉमन हम ले चुके हैं हाफ इंटू m का वैल्यू कितना, m का वैल्यू 2 kg। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 10, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो ये हो गया 2 कैंसिल, ये हो गया 400 माइनस 100 इज़ 300 kg मीटर पर सेकेंड, तो हो जाएगा जूल। वर्क डन है 300 जूल्स। तो ये सिंपल क्वेश्चंस थे कुछ काइनेटिक एनर्जी से, वर्क एनर्जी थ्योरम से। अगले लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 4 में हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। तो इतना आज के लिए, अगले क्लास में क्वेश्चंस लेकर आएंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।